मोमेंट कम किक तने नप आम न ए न सोल नेशन और टेक पर दिस इन। हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश उपनिवेशक, सत्ता का एक क्रूर शातिर और दमनकारी चेहरा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और यह चिंगारी ऐसी भड़की देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहक लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खानों की टोली और नसों में इनकलाब होश दुश्मन के देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी, हम तो घर से ही देख ले बांध कर सर पे कफन। जा हथेली पर ही लो बढ़ चले है, एक ए शहीदे मुल्क मिल्लत में तेरे पर निजार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा शेर की महफिल में है। सर करोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है रिखिए कितना बाजुए कातिल में है, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। इनकी था छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। बोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम में। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ने। हमार सोनार बांग्ला तुम्हें भालोबासी, शिरो तुम्हा आकाश तुम्हार बाता हमार प्राण। तू हमा प्राण बजबा सोनार बा हम तुम भन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे, और यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पर एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जब पीड़ पराई जाने रे पर, दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद आश का जमघट कूचा में। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफन पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिस कर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गर्म दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। में हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं लपाने पार से।
और भड़के जो शोला सा हमारा दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दय सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंक के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गईं। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 5 हज अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह किस्सा। ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल, उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने मां का बंधन की जान दे देंगे। इस आवाहन के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अब्दुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमाल संभाल ली। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निते लोगों पर गोलियां तक चलाईं। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर।
अंग्रेजी अचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कम पे जा, तू हिंद आगे बढ़, तू कभी ना डर, दुश्मनों का सर वतन बढ़ाया जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और उसके साथ ही यह सपना यही अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धड़कती लेगी में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। यह क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago we made trust with destiny, and now the time comes when we shall redeem our place at the stroke of the midnight hour. None the world sleep, India willeth life and freedom. The year is 1857. The British East India Company, with its oppressive policies, has ignited the first flame of rebellion. The Indian soldiers, or sepoys, are given new Enfield rifles that require them to bite off the ends of cartridges greased with animal fat, offending both Hindu and Muslim religious sentiments. This act becomes the tipping point, leading to a historic uprising against British rule. The first hero to sound the bugle of revolt is Mangal Pandey. His martyrdom becomes the first spark in a powder keg, igniting a nationwide rebellion. The flames of revolt spread rapidly, and soon the entire country is ablaze with the fire of insurrection. The rebellion of 1857 marks the beginning of a long and arduous struggle for freedom. The bravery of figures like Rani Lakshmibai of Jhansi becomes legendary. Stories of her valor inspire countless others to take up arms against the British. The revolt, however, is brutally suppressed by the British forces. The fall of Delhi and the capture of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, signal the end of an era. Yet, the seeds of resistance have been sown, and the quest for independence continues to grow. The aftermath of the rebellion is marked by severe repression. The British respond with ruthless measures, executing thousands and exiling many leaders. The horrors of this period are a grim reminder of the cost of freedom. Despite the brutal suppression, the spirit of resistance remains unbroken. The struggle for independence enters a new phase, characterized by both violent and non-violent movements. The dream of a free India continues to inspire generations, leading to the eventual dawn of independence in 1947. In 1905, the British colonial administration decided to partition Bengal, sparking widespread outrage and protests. This led to the birth of the Swadeshi movement, which encouraged Indians to boycott British goods and promote indigenous products. The movement marked a significant step towards self-reliance and unity among Indians, fostering a sense of national pride and resistance against colonial rule. The early 20th century saw the emergence of Mahatma Gandhi as a pivotal leader in India's struggle for independence. Gandhi's philosophy of non-violence and civil disobedience resonated deeply with the masses. In 1920, he launched the non-cooperation movement, urging Indians to withdraw from British institutions, schools, and services. This mass mobilization brought millions together, demonstrating the power of peaceful protest and the collective will to seek freedom. But the path to independence was fraught with challenges. In 1922, the Chauri Chaura incident occurred, where a peaceful protest turned violent, resulting in the deaths of police officers. Deeply disturbed by the violence, Gandhi called off the non-cooperation movement, emphasizing that the struggle for freedom must remain non-violent. This decision, though controversial, underscored his unwavering commitment to ahimsa, or non-violence, as the guiding principle of India's fight for independence.
In the early 20th century, the fight for India's independence took on a new, more radical tone. Revolutionary activities began to rise, and among the most notable figures was Bhagat Singh. He, along with his comrades, believed in a more direct approach to challenge British rule. Their actions, though controversial, ignited a spark of resistance among the youth of India. Bhagat Singh's courage and ultimate sacrifice became a symbol of the relentless pursuit of freedom. Society. The Bardoli Satyagraha of 1928 was a significant milestone in India's struggle for independence. Under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel, the farmers of Bardoli stood united against oppressive taxation imposed by the British. Their non-violent resistance and determination forced the British to roll back the unjust taxes. The success of the Bardoli Satyagraha not only empowered the farmers but also strengthened the resolve of the Indian independence movement. In the year 1929, the Indian National Congress made a historic declaration. It was at the Lahore session under the presidency of Jawaharlal Nehru that the demand for Purna Swaraj, or complete independence, was officially proclaimed. This moment marked a significant turning point in India's struggle for freedom, as it signaled a shift from seeking dominion status to full sovereignty. The date, January 26, 1930, was chosen as the first Independence Day to inspire the masses and galvanize the movement. In 1930, Mahatma Gandhi launched the Salt March, a pivotal act of civil disobedience against British rule. Starting on March 12th, Gandhi, along with 78 followers, embarked on a 240-mile journey from Sabarmati Ashram to the coastal village of Dandi. This march was not just about salt. It was a symbol of defiance against oppressive laws and an assertion of the Indian right to self-governance. The movement inspired millions to join in acts of non-violent resistance, challenging the British monopoly and igniting a nationwide wave of civil disobedience. In 1942, the Quit India movement was launched by the Indian National Congress, led by Mahatma Gandhi. This movement called for an end to British rule in India and was marked by widespread acts of civil disobedience. The British responded with mass arrests and violence, but the determination of the Indian people was unwavering. Subhas Chandra Bose, a prominent leader in the Indian independence struggle, formed the Indian National Army, or INA. With the slogan, "Give me blood and I will give you freedom," Bose sought to overthrow British rule with the help of Axis powers during World War II. His efforts, though controversial, inspired many and added a new dimension to the fight for independence. As World War II came to an end, the British government realized that maintaining control over India was no longer feasible. The continued resistance, combined with international pressure, led to the decision to grant India independence. On August 15, 1947, India finally achieved freedom, marking the end of nearly 200 years of British colonial rule. The journey to independence was long and arduous, filled with sacrifices and struggles. But the spirit of unity and resilience among the Indian people prevailed. Today, we remember and honor the countless individuals who fought bravely for the freedom we cherish. Their legacy serves as a reminder of the power of determination and the enduring quest for justice.